खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आगे बढ़ते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे उदयपुर दौरे पर। इस दौरान 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने शिरकत की। जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री गहलोत ने संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनजातीय अंचल के विकास के लिए सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जनजातीय अंचल के लिए अनुप्रति योजना का जिक्र किया गया। उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को विदेश भेजने में सहायता सरकार कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार की नई योजनाएं देश में अपने आप में अनूठी है। राइट टू हेल्थ बिल लेकर सरकार आई। कांग्रेस सरकार ने रोजगार का अधिकार दिया। उदयपुर के 2 लाख परिवारों को चिरंजीवी योजना से फायदा हुआ है। सरकार की योजनाओं का हर जरूरतमंद और गरीब तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार देगी। 1 अप्रैल से वो मिलने शुरू हो जाएंगे। 8 लाख किसानों का बिजली बिल इस वक्त शून्य आ रहा है और कुल 38 लाख लोगों को प्रदेश भर में फायदा हो रहा है। और बात करते हैं राहुल गांधी की सुरक्षा पर चूक के मामले में। अब सीआरपीएफ ने बयान दिया है। सीआरपीएफ ने बयान दिया और उसमें गृह मंत्रालय को जो जानकारी दी उसमें कहा गया है कि राहुल की सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, उसमें कोई चूक नहीं है। उल्टा राहुल ने 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन इस यात्रा के दौरान किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुरक्षा के नियम तोड़े हैं और ये 1 या 2 बार नहीं बल्कि 113 बार तोड़े हैं। 2020 से अब तक कई बार सुरक्षा नियमों को तोड़ा गया है। हर यात्रा से पहले सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है। दरअसल राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस मुखरता से उठा रही है और जो राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो सीआरपीएफ के अंतर्गत आती है। ऐसे में सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने 113 बार सुरक्षा नियमों को तोड़ा है। जब भी कोई यात्रा निकल रही होती है उससे पहले सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है, लेकिन राहुल गांधी नियमों को तोड़ते हैं। आईसीपी केसरी बने एमपी सीएम के मीडिया सलाहकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। एमपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस हैं आईसीपी केसरी। इसके अलावा अजय कुमार पांडे को भी मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया है। सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल तक केसरी रहने वाले हैं। पांडे का कार्यकाल सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए दोनों की नियुक्ति के आदेश और आईसीपी केसरी एमपी के सीएम की मीडिया सलाहकार घोषित कर दिए गए। और अब बात करते हैं दलाई लामा की। उनकी सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा एजेंसियों ने चीनी महिला का स्केच जारी कर दिया है। महिला पर दलाई लामा की जासूसी का शक है। स्केच में महिला का नाम सोंग जियान बताया गया है। एजेंसियों को शक है बोध गया में भिक्षु बनकर घूम रही है महिला और फिलहाल गया में प्रवास कर रहे तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। और उन्होंने हाल ही में जब चीन के साथ विवाद चल रहा था उस दौरान भी उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि वो मरते दम तक हिंदुस्तान में ही रहेंगे। अब जो जानकारी उसके मुताबिक चीनी सरकार उनकी जासूसी करा रही है और एक स्केच बाकायदा जारी किया गया उस महिला का जो जासूसी कर रही है और माना जा रहा है कि बोध गया के अंदर एक भिक्षु बनकर वो महिला घूम रही है। दरअसल बोध गया के अंदर ही इस वक्त धर्मगुरु दलाई लामा है। बाकायदा इस महिला का नाम भी जारी किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। चीन और हांगकांग से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अब जरूरी कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई जापान से आएगा, दक्षिण कोरिया से आएगा तो वहां के यात्रियों का भी अब आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूर होगा। इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड के यात्रियों का भी कोरोना टेस्ट होगा। 1 जनवरी नए साल से आरटी-पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल ये इसलिए किया गया क्योंकि बीते 1 सप्ताह में भारत के अंदर भी कोरोना केसेस बढ़े हैं और वो बीते कुछ महीनों के मुकाबले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अंदर कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे जाए।
सरकार ने कदम उठाए कि जो भी विदेशी से यात्रा करके आएगा, स्पेशली जिन देशों का जिक्र हमने किया है, जिनमें पंजाब है, जिसमें दक्षिण कोरिया है, जिसमें चीन है और भी कई देश हैं, हांगकांग है, वहां से अगर कोई आ रहा है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट उनका अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को कल बड़ी सौगातें देने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:15 पर हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी वो दिखाएंगे। बंगाल को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पीएम मोदी विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, जो आने वाले वक्त में जनता के लिए राहत पहुंचाती नजर आएंगी। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाली दौरे की। मुख्यमंत्री गहलोत ने पाली के सादनी में स्नेह मिलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार सीएम बनने का कॉन्क्लेव किया था। देश भर के बड़े बड़े व्यापारी और व्यवसायी उसमें शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने सादनी में कॉलेज और अस्पताल की घोषणा की और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बिजली, पानी, सड़क तक काम हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना के जरिए आम जन को स्वस्थ रखने का लक्ष्य दिया गया है। 4 साल में 94 कॉलेज खोलने का काम किया है। जहां स्कूल में 500 बच्चे, वहां कॉलेज होगा। सीएम ने कोरोना का जिक्र करते हुए गुड गवर्नेंस का उदाहरण दिया और कहा कि भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए व्यवस्थाओं का उल्लेख मैं कर रहा हूं और भीलवाड़ा मॉडल वो जिसको देश ने सराहा, दुनिया ने जिसकी सराहना की। और अब बात करते हैं आईएएस अफसर रानी बंसल की, जिनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। केंद्र सरकार ने 3.5 साल से गायब रहने के कारण उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बागली में एसडीएम रहते हुए बिना बताए गायब हो गई थी रानी बंसल। भोपाल की रहने वाली है। 2015 बैच की आईएएस रानी बंसल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी से किया था इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन। यूपीएससी में आई थी 64वीं रैंक और 31 मई 2019 से बिना बताए ड्यूटी से गायब चल रही हैं। और जब 3.5 साल तक वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो फिर उनको उनकी सेवाओं से बेदखल कर दिया गया, उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा। बीजेपी विधायक दीबा चंद्र ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन छोड़ने वाले 8वें विधायक हैं दीबा। दरअसल दीबा चंद्र ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ दी है। दीबा चंद्र के जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दल बदल चलता रहता है, लेकिन इस दल बदल में बीजेपी के पास फिर भी कांग्रेस से आने वालों की संख्या ज्यादा है। यहां उल्टा हो रहा है, यहां बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रही हैं दीबा चंद्र, ऐसी खबरें। अब कोई भी वोटर नहीं रहेगा मतदान से वंचित। दूसरे राज्यों या जिलों में गया वोटर नहीं रहेगा वोटिंग से वंचित। दरअसल होता क्या है कि अगर कोई दूसरे राज्य में काम करता है, कोई दूसरे जिले में काम करता है और वोटिंग के दिन उसकी मजबूरी है कि वो नहीं आ पाता, ऐसे में उसका वोट नहीं डल पाता और इसी का समाधान निकाला गया है। और इसके लिए M3 के ईवीएम मॉडल का ECI करने जा रहा इस्तेमाल। इस मॉडल का राजनीतिक दलों के सामने होगा प्रेजेंटेशन। इसके साथ ही लागू करने की समस्या दूर हो जाएगी। प्रोटोटाइप का राजनीतिक दलों के सामने 16 जनवरी को प्रेजेंटेशन किया जाएगा। 2019 के आम चुनाव में हुआ था 67.4% मतदान। मोटे तौर पर अनुमानित 33 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था। उसमें 2 वजह है। एक वजह तो ये कि वो मतदान करना ही नहीं चाहते, दूसरी वजह ये कि वो मतदान तो करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो उस जगह पर नहीं, उस बूथ पर नहीं जहां उनको वोट डालना है। और शायद यही वो 33 करोड़ मतदाता हैं जिनको अब राज्य निर्वाचन आयोग या कहें कि निर्वाचन आयोग बाकायदा चाहता है कि इनको भी जोड़ दिया जाए
और ये जहां भी हो वहीं से वोट डलवा दिए जाए। बीजेपी नेता ओम माथुर ने परबसर में दिए बयान को लेकर स्पष्ट की स्थिति और कहा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरे द्वारा कहे शब्द का भ्रामक प्रचार हो रहा है, इसकी मुझे पीड़ा है। जनाक्रोश सभा में मेरे द्वारा दिए भाषण के एक अंश का गलत भावार्थ निकाला गया है और गलत भावार्थ निकालकर इस प्रकार दिखाया गया कि मैंने प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल दिया। मारवाड़ी में भाषण देते वक्त वो शब्द बोला वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे संगठन हित संरक्षण का भाव था। दिल्ली के वरिष्ठ लोगों के पास सारी रिपोर्ट होती है, तो मोदी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने जो बात रखूंगा तो वो भी सहमत होंगे, क्योंकि वो हम सबके संरक्षक हैं। मैंने मेरे जीवन के 70 साल संगठन को दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरे लगभग 40 साल के संबंध हैं। उनके प्रति ऐसी बात की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है और कहा कि आरक्षण पर भेदभाव ठीक बात नहीं है। आरक्षण छीनकर ओबीसी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी का पिछड़ों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है। आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की भी बारी आ सकती है। बीजेपी ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहती है और इस पर अखिलेश यादव न सिर्फ बीजेपी पर हमला करते हैं बल्कि वो कांग्रेस पर भी हमला करते हैं। उस कांग्रेस पर जिसके साथ बाकायदा उन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और राहुल गांधी के साथ भाई की तरह हाथ में हाथ मिलाते भी नजर आए। तो जिस तरीके से निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म किया गया, उसके बाद से अब सपा और सपा प्रमुख दोनों ही बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण पर भेदभाव ठीक बात नहीं है। ये ओबीसी के आरक्षण को छीनकर उनको गुलाम बनाने की कोशिश है। अभी ओबीसी से आरक्षण छीना गया है, आगे हो सकता है कि दलितों से भी आरक्षण छीना जाए और उनको भी गुलाम बनाया जाए। बड़ी खबर करो। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।